नमस्कार दोस्तों, कैसा था जापान का येमेटो बैटलशिप जिसको रोकने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी नेवी ही सामने लगानी पड़ी। क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को INS विक्रांत पर इंस्टॉल किया जा सकता है? क्या ऐसी सबमरीन बनाई जा सकती है जिससे एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकें? फाइटर जेट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मिसाइल्स को फायर क्यों नहीं करते हैं? इसी तरह के सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभिषेक मिश्रा जी येमेटो जहाज के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ज्यादातर वॉरशिप्स का वजन 10,000 टन से लेकर 20,000 टन तक होता है। भारत ने जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया है, इसका वजन 40,000 टन है। लेकिन क्या किसी वॉरशिप का वजन हमारे INS विक्रांत से भी लगभग दोगुना हो सकता है? हाँ, ऐसा ही बाहुबली वॉरशिप बनाया था जापान ने। हम बात कर रहे हैं आज तक के सबसे बड़े बैटलशिप यानी जापान के 72,000 टन वजनी येमेटो वॉरशिप की। येमेटो जहाज 263 मीटर्स लंबा था, फिर भी यह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता था। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक थी। 3-3 के कॉम्बिनेशन वाली 18 इंच की कैनन लगाई गई थी जो सबसे पावरफुल मानी जाती थी। इसके अलावा भी 15.5 सेंटीमीटर की ट्रिपल बैरल वाली 2 कैनन्स थी। 162 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगे हुए थे। ट्विन बैरल वाली 12.7 सेंटीमीटर की कैनन्स भी लगाई गई थी। इतनी फायर पावर आज तक भी कभी किसी नेवल जहाज में नहीं लगाई गई है। इस जहाज को 16 इंच की सबसे मोटी स्टील प्लेट से बनाया गया था। इसमें 2 कैटापुल्ट सिस्टम भी लगाए गए थे जिनसे यह नेवल शिप 7 फाइटर जेट्स को भी टेक ऑफ करवा सकता था। तो सबसे बड़े बैटलशिप को आखिर कैसे हराया गया? 1945 आते आते जापान की नेवी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अमेरिका समेत एलाइड फोर्सेस जापान पर अटैक कर रही थी। येमेटो बैटलशिप को आदेश दिया गया था कि ओकिनावा पहुंचकर एलाइड फोर्सेस का जब तक हो सके सामना करो, यानी येमेटो जहाज को सुसाइड मिशन पर भेजा गया। इसे ऑपरेशन 10 गो के नाम से जाना जाता है। रास्ते में ही अमेरिकी जासूसी एयरक्राफ्ट ने येमेटो शिप के ग्रुप को ट्रैक कर लिया। उन्हें पता लग गया कि यह ग्रुप बिना एयर सपोर्ट के जा रहा है। यही गलती भारी पड़ गई। अमेरिका पूरी ताकत से येमेटो बैटलशिप पर टूट पड़ा। 8 एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 बैटलशिप, 11 क्रूजर, 30 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर जहाज और 380 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट ने मिलकर येमेटो समेत 10 नेवल जहाजों के ग्रुप को घेर लिया। 30 से ज्यादा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज आगे बढ़े। उन्हें लग रहा था कि इन 10 जहाजों को आसानी से हरा देंगे। तभी येमेटो ने अपनी 18 इंच की कैनन से 1500 किलोग्राम के शेल्स को फायर करना शुरू किया। ऐसी एक ही शेल अच्छे खासे नेवल जहाज के परखच्चे उड़ा सकती थी। तुरंत अमेरिकी नेवल जहाजों के बेड़े को येमेटो की फायरिंग रेंज से पीछे हटाया गया। उन्हें समझ आ गया था कि फायर पावर में येमेटो को नहीं हरा सकेंगे। फिर काफी दूर से 8 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट उड़ाकर येमेटो ग्रुप पर मिसाइल्स और टॉर्पीडो से हमला किया गया। कुछ एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कुछ की मिसाइल्स और टॉर्पीडो येमेटो पर लगे, लेकिन इतने मोटे स्टील हल वाला येमेटो फिर भी लड़ता रहा। फिर एयरक्राफ्ट की दूसरी वेव भेजी गई। येमेटो के रडार सेक्शंस, नेविगेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कई टॉर्पीडो भी लगे, लेकिन येमेटो जहाज इन्हें भी सहन कर गया। फिर एयरक्राफ्ट की तीसरी वेव भेजी गई। अब तक काफी पानी येमेटो जहाज में घुस चुका था, जिससे इसकी स्पीड काफी कम हो गई थी। ज्यादातर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन्स और ताकतवर कैनन्स भी खराब हो चुकी थी। 12 से ज्यादा टॉर्पीडो और 15 मिसाइल्स येमेटो बैटलशिप को लग चुकी थी। फिर कुछ मिसाइल्स इसके ऊपर वाले डेक को तोड़ती हुई उस हिस्से में जाकर फटी जहां 1500 किलोग्राम की सैकड़ों शेल्स रखी हुई थी। इसे येमेटो जहाज नहीं झेल पाया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग के गोले का एक मशरूम बन गया। येमेटो जहाज एक तरफ झुकता गया और अंत में जापान की ताकत का सिंबल येमेटो डूब गया। 2600 से ज्यादा सैनिक सेलर्स भी मारे गए। पहली बार दुनिया ने देखा कि एक जहाज के लिए पूरी अमेरिकी नेवी लगानी पड़ गई थी। अगर येमेटो बैटलशिप के साथ कुछ और जहाज होते और एयर सपोर्ट मिल पाती
तो यमेटो का सामना करने लायक अमेरिका के पास कोई बैटलशिप नहीं था। दोस्तों अगला सवाल किरण जी का है। उनका सवाल है कि क्या फाइटर जेट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। दोस्तों फाइटर जेट्स में मिसाइल्स आगे की तरफ से ही लॉन्च क्यों की जाती हैं, पीछे की तरफ से क्यों नहीं, इसके कुछ कारण हैं, आइए जानते हैं। फाइटर जेट्स को बहुत ही एरोडायनेमिक डिजाइन दिया जाता है ताकि उनका एयर ड्रैग कम रहे। ऐसे में अगर पीछे की तरफ मुड़ी हुई मिसाइल्स को अंडरविंग पाइलोन पर लगाएंगे तो काफी एयर ड्रैग का सामना करना पड़ेगा। इससे फाइटर जेट को काफी वाइब्रेशंस और शेकिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा कारण है रडार्स। दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए फाइटर जेट में सामने की तरफ पावरफुल रडार लगा होता है, IRST सिस्टम भी लगा होता है, तब जाकर दुश्मन के फाइटर जेट्स को रडार लॉक करके एयर टू एयर मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं। अगर हमें पीछे आ रहे दुश्मन के फाइटर जेट को निशाना बनाना है तो यही सारे रडार सिस्टम्स को फाइटर जेट में पीछे की तरफ भी लगाना पड़ेगा। इससे फाइटर जेट का वेट बढ़ जाएगा, यानी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। साथ ही फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन काफी बढ़ जाएगा, जिससे दुश्मन को हमारे फाइटर जेट को निशाना बनाने में काफी आसानी होगी। साथ ही यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि एक ही पायलट ये सब कैसे कर पाएगा। उसे फाइटर जेट को उड़ाते हुए मैन्यूवर्स करने हैं, सामने की तरफ रडार पर ध्यान रखना है, और अगर पीछे की तरफ वाले रडार को भी मॉनिटर करना हो तो ये एक पायलट के बस की बात नहीं है। हाँ, ट्विन सीटर वेरिएंट में ऐसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं असली समस्या की। मान लेते हैं कि फाइटर जेट 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए पीछे की तरफ मिसाइल को लॉन्च करता है, तो ऐसे में मिसाइल को पहले अपनी स्पीड को 1300 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर तक लाना होगा। उसके बाद फिर से लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में प्राप्त करनी होगी। ऐसे में अगर मिसाइल काफी ऊंचाई से नहीं छोड़ी गई तो वह तुरंत जमीन पर आ गिरेगी। अगर मान लिया कि मिसाइल काफी ऊंचाई से छोड़ी गई है तो ऐसे में उस BVR मिसाइल का काफी फ्यूल 1300 किलोमीटर पर आवर से 0 से 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल करने में ही खर्च हो जाएगा। उसके बाद उसकी रेंज मात्र 10 या 15 किलोमीटर तक ही रह जाएगी। दुश्मन का फाइटर जेट इतनी सी रेंज से आसानी से बच सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पीछे की तरफ मिसाइल लॉन्च करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। टिपरासा जी का सवाल है कि क्या S-400A डिफेंस सिस्टम को INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य पर इंस्टॉल किया जा सकता है। देखिए, S-400A डिफेंस सिस्टम इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400A डिफेंस सिस्टम S-300 का ही एडवांस्ड वर्जन है और S-300F को पहले ही रशियन वॉरशिप्स पर डिप्लॉय किया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करते समय ही हमें S-400 के रडार्स और मिसाइल लॉन्चर्स के लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। हालांकि बाद में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर S-400 के लिए मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वाकई S-400 सिस्टम को लगाना ही हो तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह पर डिस्ट्रॉयर और क्रूजर जहाजों में लगाया जाता है। ये वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर से आगे चलते हैं और इसी कारण ये एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले दुश्मन की मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को ट्रैक करके उन्हें S-400 की मिसाइल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल पीतांबर जी का है। वो पूछते हैं कि क्या हम ऐसी कोई सबमरीन बना सकते हैं जिससे हम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकें। पीतांबर जी, मौजूदा समय में भारत तो क्या किसी भी देश के पास ऐसी सबमरीन नहीं है जो फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सके। आज से 75 वर्ष पहले जापान ने जरूर I-400 क्लास की सबमरीन्स बना ली थी, जिनके ऊपर से 3 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते थे। अब भले ही साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी सबमरीन से फाइटर जेट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो यह कि सबमरीन के छोटे कैटापुल्ट सिस्टम की सहायता से 4000 किलोग्राम वजनी फ्लोट प्लेन्स तो लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फाइटर जेट्स जिनका वजन 20,000 किलोग्राम या इससे भी ज्यादा होता है, उन्हें लॉन्च करने के लिए ज्यादा लंबा रनवे चाहिए, जो सबमरीन में पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे तैसे फाइटर जेट को उड़ा भी दिया जाए तो उसे लैंड कैसे करवाएंगे। अगर फ्लोट्स की सहायता से करवा भी दिया तो वापस क्रेन की सहायता से सबमरीन पर उठाकर रखने में काफी समय लगेगा।
इतनी देर में तो दुश्मन की एंटीशिप मिसाइल्स ही सबमरीन को अपना निशाना बना लेंगी। दूसरा कारण है एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी का काफी एडवांस्ड हो जाना। आज के समय में सबमरीन के बाहर की तरफ कैटापुल्ट सिस्टम या रिकवरिंग क्रेन लगाने का मतलब है सबमरीन के स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना। आजकल की सबमरीन्स मैक्सिमम टाइम पानी में काफी नीचे रहती हैं ताकि उन्हें डिटेक्ट ना किया जा सके। दुश्मन की सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम्स, ड्रोन्स, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और P-8I जैसे एयरक्राफ्ट की पूरी टीम लगी होती है। ऐसे में सिर्फ फाइटर जेट को लॉन्च करने के लिए सबमरीन को सरफेस पर लाकर उसकी लोकेशन को रिवील नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।